बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरीब इरशाद और आप देख रहे हैं फूड टेक सिंप्लीफाइड। आज एक इशू को एड्रेस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस करेंगे जो कि हमारे इंडिया में फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फूड साइंस स्टूडेंट्स हैं, वो जॉब्स की जो परेशानी है या सैलरी का जो इशू है, स्कोप का जो इशू है, इन सारी चीज़ों को आज कोशिश करेंगे कि इसको टैकल करें, इसको एड्रेस करें। पिछले एक महीने में कोई वीडियो नहीं आई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे। अभी रिसेंटली तो नहीं, 3 हफ्ते पहले एक कमेंट आया था, मैं उसे पढ़ता हूँ आपके सामने और काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंसाइटफुल कमेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि इस कमेंट पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इशू जो है ये रियल है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते। मैं डिनाई नहीं कर रहा इस इशू को, और तो इस बारे में बात करते हैं आज। सो द कमेंट इज़ फ्रॉम रुपेश कुमार। रुपेश कुमार ने कमेंट किया है, हाय, थैंक यू डियर अरीब इरशाद फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस regarding food technology. You're welcome. I also want to share my personal experience with the audience. Okay, I did my BTech from NIFTM and currently pursuing International Joint MTech from IIT Guwahati. So first of all, congratulations. Let's make the audience more clear regarding food technology scope. From my point of view, if you want to start a business or want to pursue research, PhD, JRF, SRF in India and abroad, in future, then no doubt there is a lot of scope in food technology. But research career will take long, and it may be difficult for those with the financial burden or want job at early age. Next choice is government sector like FSSAI, FCI, which publish their vacancy within 2-3 years and very limited number of seats. I agree with that. Third choice is private sector, and I have seen a bad experience in this. Food companies treat BTech, BSc, MSc and diploma at same level, except few ones like Tetra Pak, Nestle. Even ITC have worse situation. Now this is his own experience. ये इनका experience है। यहाँ पर मैं किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेकार है या फिर ख़राब है। सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस टाइम। Candidates are not happy with their hiring ratio from reputed college like NIFTM, CFTRI, IIT Kharagpur. IFPD is less for increasing their placement number. They show that students goes for higher study and factor is package. They offer average around 3.5 lakhs, 3.5 lakhs per annum. Now you imagine what will we do with 3.5 lakh annual package in metro cities? जाहिर सी बात है, ultimate is choice of individual whether he is happy with the above scenario. Then most welcome to food industry. If you want more money and you think you have more caliber, then go to IIM for MBA and pursuing newly courses which have more demand in current system like data science, artificial intelligence, machine learning from IIT. These will have scope for private industry currently. So काफ़ी लंबा कमेंट था ये, और मैं एक्चुअली बड़ा खुश हुआ इस बात को देख के, इस कमेंट को देख के, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपना व्यू शेयर किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अपना एक्सपीरियंस को शेयर करे। क्योंकि ऑल्दो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ यहाँ पर, लेकिन कई बार ऐसे पर्सपेक्टिव शेयर करके और आइडिया मिलता है स्टूडेंट्स को। तो ये कमेंट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा। और ये इशू भी रियल है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि ये इशू रियल नहीं है, ये इशू बिल्कुल रियल है। मेरे बैचमेट्स सफ़र किया है इस इशू से और काफ़ी लोगों ने इस इशू से सफ़र किया है। हाँ, तो इसको एनालाइज करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं एक करके। सबसे पहले बात करिए इन्होंने कि हाँ, अगर आपको रिसर्च में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा करियर आप डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जैसे PhD, JRF, SRF वगैरह हो गए तो वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी आगे जाके मिल सकती है, लेकिन रिसर्च में टाइम लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपके घर में, आप फिर बर्डन है, या फिर हो सकता है कि सिर्फ आप ही एक इंसान हो, आप ही एक पर्सन हो जिस पे डिपेंड करता है कि आपको अब कमाना है। तो इससे एक तो स्ट्रेस भी बिल्डअप हो जाता है पहली बात तो, और मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब आपको ये चाहिए कि आप सोचते हैं कि यार इतने लाख रुपए खर्च कर दिए हैं बीटेक में या फिर BSc या फिर कोई भी कोर्स है, अब मुझे ऐसी इक्विवेलेंट सैलरी मिल जाए जहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो, जॉब मिल जाए जहाँ पे सैलरी अच्छी हो। मतलब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 3.5 लाख का पैकेज है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 3.5 लाख का पैकेज है, और यूजुअली एवरेज पैकेज जो फ्रेशर्स का रहता है, अगर प्लेसमेंट्स
मिल रही हैं तो थोड़ा सा हो सकता है हायर हो, अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रही है खुद के बेसिस पे जा रहे हैं तो मैंने नोटिस किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली 15,000 20,000 25,000 30,000 के इर्द गिर्द आसपास सैलरी रहती है पर मंथ फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट की। ये वेरी कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन अब आप जैसे ये बता रहे हैं, जैसे अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, एक्सक्यूज़ मी, तो वहाँ पे इतनी सैलरी में ऑब्वियसली काम नहीं चल सकता, क्योंकि कई जगह आप रेंट लेकर रह रहे हैं, 15,000 20,000 का ही रेंट है, तो ऑब्वियसली बचेगा क्या। सही बात है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी स्ट्रगल है और अंडर पे, शुरुआत में अंडर पेड हैं हम लोग, फूड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी जो है। इसके रीज़न हैं यार, काफ़ी सारे रीज़न हैं, एक एक करके देखते हैं क्या है। इसका रीज़न, पहली बात तो ये है कि अभी ऑल दो फूड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कॉलेजेस तो खुल गए हैं और धीरे धीरे करके अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लेकिन अभी भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप कह सकें कि हाँ फूड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, सब जानते हैं फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अभी कंपनीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अनअवेयर हैं कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते क्या हैं और ये क्या कर सकते हैं। तो अवेयरनेस कैसे स्टार्ट होगा? अवेयरनेस देखिए स्टार्ट होगा सोशल मीडिया, डिपेंड करता है यार, सोशल मीडिया अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, अगर वो एक्टिव हैं तो बात है कुछ। मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स या रिक्रूटर्स या एचआर वगैरह जो होते हैं, बॉस वगैरह या मैनेजर्स वगैरह जो भी हो गए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली फूड इंडस्ट्री में, वो एक्टिव रहते हैं कहाँ पर? वो एक्टिव रहते हैं लिंक्डइन पर। अगर आप लिंक्डइन पर एक्टिव हैं और वहाँ पर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट होती है। मैं थोड़ा बहुत कंटेंट बीच बीच में डालता रहता हूँ अपनी प्रोफाइल पर भी और फूड टेक सिंप्लीफाइड के पेज पर भी, तो थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट होती रहती है वहाँ पे धीरे धीरे करके। और वहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक्डइन को यूटिलाइज़ करें। काफ़ी सारे मैं पेजेस देख रहा हूँ जो कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, अगर वो इंस्टाग्राम से फोकस कम करके वो लिंक्डइन पर आ जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि एक इमेज, उनकी एक पर्सनल ब्रांड जो है वो बन जाएगी एम्प्लॉयर्स के सामने। हो सकता है फ्यूचर कोई एम्प्लॉयर हो वहाँ पर आपको नोटिस कर रहा हो, ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अगर मान लीजिए अब आप फूड टेक्नोलॉजी में आ गए हैं या फिर आप सोच रहे हैं 2021 से फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप चैनल की वीडियोस देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि फूड टेक्नोलॉजी बहुत कूल है, फूड टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी ब्रांच है, लेकिन यार हर डोमेन के या फिर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कॉइन के दो साइड्स होते हैं जैसे कि कह सकते हैं। तो हर चीज़ की पॉजिटिव्स होते हैं, हर चीज़ के नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी है तो फूड टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव्स हैं ऑब्वियसली। अब फूड एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर खाना कोई बंद नहीं करेगा, तो यार ऑब्वियसली एक बात होती है कि हाँ ठीक है, जॉब्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके मिल ही जाएगी, क्योंकि तरह तरह के खाने आ रहे हैं, तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और ज़्यादा ज़रूरत है टेक्नोलॉजीज़ की इस टाइम, और टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो यार ऑब्वियसली एक ये फैक्टर तो है कि हाँ कुछ ना कुछ जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन अब ये देखा जाए कि ठीक है जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन किस तरीके से मिलेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फिर से वापस सोल्यूशन आता है लिंक्डइन, shinejobs.com हो गया या फिर जितने भी वेबसाइट पोर्टल हो गए जो ये न्यूज़ कह रहा हूँ, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, आप उन पर एक्टिव रहिए, लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए। लिंक्डइन पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे काफ़ी सारे कनेक्शन रिक्वेस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से काम नहीं बनेगा यार। आप जब भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें किसी को तो साथ में एक मैसेज लिखें, उनको ये बताएं कि सर या मैम आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, या फिर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं मुझे उस फील्ड के बारे में और जानना है और आप जो कंटेंट शेयर करते हैं मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो क्या आप प्लीज़ कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरी, या फिर आप मुझे इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो एक साथ में मैसेज डालें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर आप अप्रिशिएट करते हैं सामने वाले के सामने जो इंसान है उसके काम को, तो वो कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है यार इसको रिप्लाई करते हैं। अब रैंडमली आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये फेसबुक नहीं है यार, फेसबुक थोड़ा सा अलग है, फेसबुक पे आप रैंडमली रिक्वेस्ट भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स हैं, आपको एक रीज़न देना होगा कि वो आपको अपने कनेक्शन में इन्वाइट क्यों करें, उनको एक रीज़न दीजिए आप में ऐसी क्या खूबी है, अगर खूबी नहीं है तो खूबी डेवलप करो,
ठीक है। तो जॉब्स की बात आती है तो जॉब्स के लिए आप कोशिश करें कि अगर आप कॉलेज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फैकल्टीज़ हैं या सीनियर्स हैं, उनके साथ टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए, उनके साथ टच में रहिए, लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए, और फेसबुक पर अगर कोई ऐसे ग्रुप्स हैं तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात आती है कि फ्रस्ट्रेशन रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, और नोटिस किया है मैंने, काफ़ी विजिबल है ये फ्रस्ट्रेशन। कई बार मेरे चैनल पर भी कमेंट आते हैं कि सैलरी कम है और ये सब है। तो यार पहली बात तो ये रियलाइज़ करनी होगी कि सैलरी अगर अभी कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही कम रहेगी, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है बहुत सारी चीज़ों का जो कि आप हो सकता है नेगलेक्ट कर रहे हो। कई जगह पर हो सकता है कि आपके पास टाइम हो जो कि आप वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसे यूटिलाइज़ करना होगा यार। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि स्ट्रगल तो है और स्टार्टिंग में सैलरी कम है काफ़ी केसेस में जॉब्स हासिल करना ही एक चैलेंज है। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन चलो ठीक है, इस बात को देखते हैं, इस बात को एनालाइज करते हैं कि जॉब किस तरीके से चाहिए, जॉब मतलब क्या अप्रोच रहना चाहिए। पहली बात तो यार अप्रोच ये रहना चाहिए कि हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी को लेकर वो सारे क्लियर हों। दूसरी बात ये रहनी चाहिए कि जितने भी एफएसएसआई के रीसेंट रेगुलेशंस आए हैं, क्योंकि एफएसएसआई आप जानते होंगे कि इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, फूड रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि लॉज और स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करते हैं लोग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या क्या जो रीसेंट स्टैंडर्ड्स आए हैं या फिर स्टैंडर्ड्स में कोई चेंजेस आए हैं तो वो हमेशा अपडेटेड रहें। हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एफएसएसआई की वेबसाइट पर जाएं और देखें कि क्या क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बोलता रहूँगा, बार बार बोलता रहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग डॉक्टर प्रबोध सर को जानते होंगे, उनका मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैरिको लिमिटेड में हेड हैं रेगुलेटरी के, एक अच्छी पोजीशन पर हैं, सक्सेसफुल आप कह सकते हैं, प्रोफेशनली हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है वो उनसे इंस्पिरेशन लेती है, ठीक है। तो मैं इसलिए उनका एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ उनके बात करने का तरीका कैसा है, किस तरीके से वो काम करते हैं। वैसे मैं नहीं जानता कि काम किससे करते हैं, लेकिन काफ़ी डेडिकेटेड हैं वो। तो उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं रिस्पेक्टफुली उनकी पर्सनैलिटी का एग्जांपल देके आपको बता सकूं कि क्या चीज़ें हैं जहां पर आपको फोकस करना है। अब देखिए, जैसे प्रबोध सर हैं, तो प्रबोध सर क्या करते हैं, जब भी आप वेबिनार्स उनके, मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटेंड किए होंगे, अगर नहीं अटेंड करिए तो लिंक्डइन पर उनको फॉलो करिए, बीच बीच में वो डालते रहते हैं, वेबिनार्स की लिंक डालते रहते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा वेबिनार्स जब वो कंडक्ट कर रहे होते हैं या फिर एक लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर एक्चुअल एक रूम में प्रेजेंट हैं और कुछ डिलीवर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन या स्पीच, तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जब वो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक कंसेप्ट को कनेक्ट कर देते हैं, या फिर कई बार वो एक ऐसा फ़नी इंस्टेंस लेते हैं, एक कुछ मजाकिया इंस्टेंस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उसको कंसेप्ट के साथ अटैच कर देते हैं। या फिर कई बार वो बॉलीवुड मूवीज़ के साथ भी ऐसा करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि नेट प्रोफैन की पहली मीटिंग थी, फरीदाबाद में थी मेरे ख्याल से, और लास्ट ईयर थी मार्च में, और उन्होंने फूड हाइजीन का एग्जांपल लेके, अगर आपने 3 इडियट्स की मूवी देखी होगी तो 3 इडियट्स की मूवी में राजू और रैंचो जाते हैं, फरहान और राजू और रैंचो जाते हैं राजू के घर पे, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो बेलन, जब वो रोटी बना रही होती हैं तो बेलन से ही उनके चेस्ट को, उनके फादर के चेस्ट को एक तरह से रब करती हैं, और उनके जो हेयर होते हैं वो रोटी में ही साथ में बेलन के साथ पिस जाते हैं एक तरह से। तो क्या वहाँ पे उन्होंने फूड हाइजीन का एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल को लेके, तो कोई सोच नहीं सकता था इस बात को कि यार 3 इडियट्स की मूवी में ये इंस्टेंस जो है वो फूड हाइजीन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी हैं ही, उसके अलावा एक एज भी है उनके पास ये एक एज है जहाँ पर वो कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक उनकी एज है मेरे हिसाब से। उनकी बहुत सारी एजेस हो सकती हैं, बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि वो हमेशा स्माइल करके बात करते हैं। अब आप अगर मान लीजिए कंपनी में हैं
एम्प्लॉयर आपको बुलाता है और आपसे बात करता है और आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट है और आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना आप एंथुजियास्टिक हैं, आपका एटीट्यूड डाउन है, आप कह रहे हैं कि यार मुझे सैलरी कम मिल रही है तो मैं खुश रहने की बात ही क्या है। लेकिन एक बंदा आता है, एक दूसरा इंसान आता है, वो खुश है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हैप्पीनेस एक्सड्यूट कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स एक तरह से दे रहा है, तो एम्प्लॉयर को भी लगेगा कि हाँ यार ये एंथुजियास्टिक इंसान है, ये अच्छा इंसान है। अब जब प्रमोशन की बारी आएगी या फिर रिकमेंडेशन की बारी आएगी तो किसके चांस हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आगे किसको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, तो अपने कई कई चीज़ें तो होती हैं कि यार स्किल्स मैटर करती हैं कई जगह पे। प्रबोध सर की स्किल्स हैं, उनकी नॉलेज भी बड़ी अच्छी है, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप नोटिस करिए कि कितनी अच्छी हैं। तीसरी चीज़ उनके पास क्या है, तीसरी चीज़ उनके पास यह है कि यार वो कितना शेयर करते हैं, कंटेंट कितना शेयर करते हैं। अभी आप फूड टेक सिंप्लीफाइड में पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इतनी सारी वीडियोस शेयर करी और इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा कंटेंट वो शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं तो आपकी इमेज एक बन जाती है कि अच्छा ये कंटेंट शेयर करता है सो ये एक एक्सपर्ट होगा। तो ऑल्दो प्रबोध सर को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक एक्सपर्ट हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी वो कंटेंट शेयर करते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को दिखा सकें कि देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसलिए कि वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से कुछ चीज़ें सीख पाएँ कि अच्छा यार कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कंटेंट डाल के, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, तो यार जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जॉब को लेकर और जब आपका एटीट्यूड इस तरीके से होगा कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जब ऐसा एटीट्यूड होगा तो आपको कौन रोक पाएगा जॉब लेने से। 6 महीने नहीं मिलेगी जॉब, 1 साल नहीं मिलेगी, 1 साल के बाद तो मिलेगी मिलेगी यार। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा इस बात को कि जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो और बार बार आपको रिजेक्ट्स मिलते हैं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक स्पायरल लूप बन जाता है नेगेटिविटी का। बंदा है या जो भी इंसान है वो बहुत ही एंग्शियस हो जाता है, एक तरह से डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करी बीटेक एमटेक में या फिर बीएससी एमएससी जो भी कोर्स था और अब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। यार इसको ना एक गेम की तरह देखो, ये एक गेम है, इस गेम में कौन टिकता है। मल्टीप्लेयर गेम खेला है, हो सकता है पबजी खेला हो बहुत लोगों ने, मैंने नहीं खेला बाय द वे, एक बार खेला था उसके बाद कभी नहीं खेला। मल्टीप्लेयर गेम में क्या होता है कि अलग अलग लोग आते हैं, गेम खेलते हैं और बेसिकली जो एंड में सर्वाइव करता है वो विजेता होता है, वही विनर होता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस बात को देखें कि ये जैसे कि मान लीजिए रिक्रूटमेंट होना है या फिर आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे जो हैं वो एक तरह से मल्टीप्लेयर्स हैं, वो एक मल्टीप्लेयर गेम चल रहा है। ठीक है, अब इस गेम में टिकने के लिए क्या करना है, इस गेम में टिकने के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इक्विपमेंट कैसे चलाना आता है वो ज़रूरी हो, आता हो, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कि आप कंपनी में जाके सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स तो आने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आएंगे तो फिर तो कम्युनिकेशन स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक कंसेप्ट्स आ गए, लेवल 2 आता है कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, अब इस गेम में एक और लेवल है टिकने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। ठीक है, अब आपको मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए लेकिन आप रिजेक्ट हो गए, पहले इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए, अब आपको निराशा सी हो रही है कि यार मैं रिजेक्ट हो गया या मैं रिजेक्ट हो गई, अब क्या होगा। आप दूसरे में गए, हो सकता है फिर से रिजेक्ट हो गए। अब इस गेम की ख़ास बात यह है कि ये गेम ओवर हो जाता है लेकिन आप फिर से इसको खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी गेम है, मान लीजिए उस गेम में आप ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, केओ हो गया, केओ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, खैर मान लीजिए उस गेम में आप ख़त्म हो जाते हैं तो उस गेम को आप रीस्टार्ट भी तो कर सकते हैं। इस एटीट्यूड से देखिए ना, इस माइंडसेट से देखिए कि अच्छा ठीक है यार, इसमें अगर मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो चलो ठीक है दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह नहीं हो तो तीसरी जगह देखते हैं। 10 जगह देखो, 20 जगह देखो, 30 जगह देखो, 100 जगह देखो, एक ना एक जगह तो लगोगी यार। ठीक है, एक ना एक जगह तो होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि बहुत सारे होंगे कि उन्होंने अप्लाई किया होगा लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कितनी जगह अप्लाई किया है? 10 जगह किया है तो 10 जगह और करो। इसको हारना नहीं है, यहाँ पे हार नहीं माननी है, यहाँ पर एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना है, ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप करना है
कि यार कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी रिजेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, मुझे तो अपना बेस्ट देना है, मुझे तो जॉब लेकर रहनी है। इस तरीके से अगर आप एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, प्लस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया बहुत ज़बरदस्त हैं, प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, तो आपको कौन रोक पाएगा? अभी नहीं तो कभी जॉब तो मिलेगी मिलेगी यार। सैलरी का इशू भी एक बार एड्रेस करते हैं। तो सैलरी का इशू ये रहता है कि सैलरी कम होती है स्टार्टिंग में कई जगह पर, काफ़ी सारी जगह पर, हर जगह पर नहीं लेकिन कुछ जगह पर रहता है। तो अब ये होता है कि मान लीजिए कि आप रहने वाले हैदराबाद के हैं और दिल्ली में आपको जॉब मिली है या फिर कहीं और किसी और स्टेट में मिली है, तो वहाँ पे जाके रहेंगे, रेंट देना पड़ेगा। अब रेंट ही इतना होगा तो बचेगा क्या? अब इसको इस नज़रिए से देखिए कि आपकी जो पहली जॉब है, ये आप यहाँ पर स्टक नहीं हैं, ठीक है? यहाँ पर आप सीखने आए हैं। इसको इस तरीके से देखिए कि आप यहाँ पर कमाने नहीं आए हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमने हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमने जो है इतने लाख दे दिए हैं उसमें फ़ीस में, अब हमें 20,000 की जॉब मिल रही है, इसमें कैसे होगा? यार अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो कैसे होगा? ठीक है यार, अपना एटीट्यूड को जो है थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को। जो आपकी पहली जॉब है, जो आपकी दूसरी जॉब है, शुरुआत की जो जॉब्स हैं, उनको ऐसे मत देखिए कि यार मैं इस जॉब को लेके अमीर बन जाऊं। पैसे का जो गोल है, मैं मान सकता हूं कि हाँ यार फाइनेंशियल बर्डन होगा, लेकिन जब तक आप अपने स्किल्स को बिल्डअप नहीं करोगे, अपने प्रोफेशनलिज्म को बिल्डअप नहीं करोगे, तब तक पैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है? शुरुआत की जॉब में क्या करना है, शुरुआत के जो पहला साल है, अगर सैलरी कम मिल रही है तो आप देखो कि यार कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी जॉब मान लीजिए एनालिस्ट की है, मान लीजिए मुझे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, तो मैं ऐसे इस तरीके से सैंपल्स कलेक्ट करूंगा कि सारे एम्प्लॉयर्स या सारे जो मैनेजर्स हैं वो कहेंगे हाँ यार ये जो इंसान है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है यार, ये जो सैंपल्स कलेक्ट करता है ना, ये बड़े डेडिकेशन के साथ काम करता है, ये हमेशा एंथुजियास्टिक रहता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। दूसरे लोग कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ये मांगता है, ये टाइम पे आता है। जो इस तरीके का एटीट्यूड रखेगा वो हमेशा आगे जाएगा। अब देखो यार, ख़ास बात यह है, मज़े की बात यह है कि अगर आपने अपना एटीट्यूड इस तरीके से बिल्ड कर लिया ना, इस तरीके के एटीट्यूड वाले जो कि काम को पसंद करते हैं, भले ही काम कैसा भी हो, काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, वो हमेशा आगे जाएंगे ही जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और मज़े की बात यह है कि ऐसे लोग बहुत ही चुनिंदा होते हैं। कंपनी में अगर 100 लोग हैं तो 2-3 ही लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हाँ यार हमें काम मिला है, हम इसे पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे। जो 99% 95% लोग होते हैं वो कहते हैं अरे यार सैलरी नहीं मिल रही, अरे यार इतना काम करवाते हैं। या आप खुद नोटिस कर सकते हो, अपने कॉलेज में ही नोटिस कर लेना, आधे से ज़्यादा लोग ये कह रहे होंगे कि यार फैकल्टीज़ ऐसे हैं, लैब ऐसी है, प्लेसमेंट्स नहीं आती। देखो यार, नेगेटिव चीज़ें तो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। किसी भी जॉब में चले जाना, किसी भी डोमेन में चले जाना, नेगेटिव साइड हमेशा रहेगी। कोई चीज़ 100% पॉजिटिव नहीं होगी, 100% अच्छी नहीं होगी। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको हो सकता है पसंद ना आए। उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा, अपना माइंड इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना पूरा देंगे, हम अपना 100% देंगे। मुझे आप ये मत मानिएगा कि मैं कंप्लेन नहीं करता। मैं अगर आप मेरे बैचमेट से किसी से मिलेंगे कभी, हो सकता है, या फिर आप मेरे बैचमेट से पूछेंगे, या मेरे बैचमेट्स हो सकता है देख भी रहे हों, या जूनियर्स देख रहे हो या सीनियर्स देख रहे हो, तो वो कहेंगे अरे यार ये तो खुद कंप्लेन करता था ये जब यूनिवर्सिटी में था। हाँ मैं बिल्कुल करता था, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये कहता था कि यार अगर मैं फ़ीस दे रहा हूँ तो मुझे उस हिसाब से फैसिलिटी मिले ना। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा था कि जब मेहनत की बारी थी, जब जेई मेंस की बारी थी, तो जेई मेंस मैंने क्वालिफाई नहीं किया था। अगर किया होता तो मैं कहीं और होता। तो एक तरह से गलती मेरी भी थी, तो मैंने एक्सेप्ट किया। और फिर मैंने देखा कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर मैंने देखा अच्छा मैं चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चैनल स्टार्ट किया फिर मैंने फाइनल ईयर में। शुरू के 4 साल में मैं भी कंप्लेन कर रहा था। ठीक है यार, तो कंप्लेन कर रहे थे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में कंट्रोल करना है कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में कंट्रोल करना है कि तुम लिंक्डइन पे अपनी एक इमेज, एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। तुम्हारे हाथ में कंट्रोल करना है कि तुम कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स जब बिल्डअप करो तो अपनी वीडियोस भी डालो यार, लिंक्डइन पे डालो, यूट्यूब पे डालो, ताकि लोगों को पता लगे कि अच्छा इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पोजीशन एक तरह से इंडस्ट्री में बनाओ। ठीक है, कंटेंट डालो लिंक्डइन पे, सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजो। कनेक्शन रिक्वेस्ट जब भेजो तो उसके साथ एक मैसेज भेजो कि
आप मुझे अपने कनेक्शंस में क्यों एक्सेप्ट करें, उसका एक रीज़न बताओ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे फूड टेक्नोलॉजी से एकदम मतलब जॉब के बाद ही पैसा चाहिए, तो बीटेक या बीएससी के बाद एमबीए कर लो अगर पैसा ही चाहिए तो। और एमबीए करो फिर तो इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में से करना जिनका नाम हो, क्योंकि एमबीए में काफ़ी जगह पर नाम चलता है। अच्छी बात या बुरी बात नहीं कह रहा कि अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कोशिश करना है कि आईआईएम से करो एमबीए। अच्छा, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, आई थिंक एमबीए नहीं है एग्जैक्टली, तो वो मोर और लेस सिमिलर ही है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हो, अगर एग्री बिजनेस में नहीं करना तो किसी और में भी कर सकते हो, मार्केटिंग में भी कर सकते हो, आप ऑपरेशंस में भी कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो एक वो ये शॉर्ट तरीका हो जाता है वहाँ पे कि जब आप कर रहे हो वहाँ से एक अच्छे ब्रांडेड कॉलेज से जब आप एमबीए कर रहे हो, तो सैलरी जो है आपकी ज़्यादा रहेगी। तो सैलरी के लिए, अगर आप पैसे के लिए ही कर रहे हो, तो एमबीए एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि यार हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को कि फूड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं स्टार्टिंग में स्पेशली तो अंडर पेड हैं ही, लेकिन ये चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अंडर पेड क्यों हैं हम लोग, इस बात को ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए। अंडर पेड हम लोग इसलिए हैं शुरुआत में क्योंकि जो हमारी स्किल्स हैं, आपको स्टार्टिंग में हायर किस लिए किया जाता है, हायर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वहाँ पे स्किल्स आपकी यूटिलाइज हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि फूड टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स हों, फूड साइंस की स्किल्स हों। वो ऐसी स्किल्स हैं जो कि ईजिली रिप्लेस की जा सकती हैं। जब भी स्किल्स ईजिली रिप्लेस की जा सकती हैं ना, तो उस पोजीशन की जो वैल्यू है वो कम होती है। वहाँ पर कम पैसे में काम करने वाला इंसान आसानी से हायर किया जा सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि स्किल्स जितनी हो सकें धीरे धीरे करके बिल्डअप करो। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं धीरे धीरे करके बिल्डअप करो। प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं वो सीखो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह से आप कर सकते हैं आगे जाके। तो यार ये डिपेंड करता है। अभी इंडिया में हम लोग आ तो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, लेकिन फूड इंडस्ट्री में है क्या अभी। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स हों, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फूड इंडस्ट्री में आ जाएगा, कुछ जगह पर मेरे ख्याल से ऑलरेडी है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी पढ़ाई करके उस जगह पर जॉब हासिल करना मुझे नहीं पता कि अभी वो फिजिबल है कि नहीं है। तो हो सकता है बाद में उस चीज़ को एनालाइज करें। और एक और बात यहाँ पर मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फूड टेक्नोलॉजी ईजी है कि नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से ईजी है कि नहीं है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं तो फूड टेक्नोलॉजी ईजी है मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि मेरे लिए ईजी है इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी ईजी होगी, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए मुश्किल लगे, किसी को मुश्किल लगे। बीटेक में मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में मेरे करिकुलम में तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में एक ना एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस आते थे या एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ज़रूर था, ठीक है। बीटेक की बात कर रहा हूँ, बीएससी की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैथ से आपको थोड़ी सी चिढ़ है या फिर आपको मैथ से घबराहट होती है तो उसको इस हिसाब से देख लें। एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फूड टेक्नोलॉजी ईजी है कि नहीं है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ईजी ऑप्शन क्यों देख रहे हैं। आप फूड टेक्नोलॉजी इसलिए करना चाह रहे हैं कि ईजी है। अच्छा, मान लिया कि इसकी पढ़ाई ईजी है, मान लीजिए कि बीच में कोई मुश्किलें आ गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें हो गई, या फिर जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि मुश्किल हैं। अब आपको आसान चीज़ों की आदत डल गई है। जब आपके सामने एकदम से कोई मुश्किल चीज़ आएगी तो आप उसको टैकल कैसे करोगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। इस बात को ध्यान रखो यार। अगर आप ये सोच रहे हो कि फूड टेक्नोलॉजी आसान है तो कर लेते हैं, तो यार ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ आसान होती है ना वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जेई मेंस का एग्ज़ाम आता है और जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है बड़ा इजी है, तो उस केस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मुश्किल होगा तो फिर वही इंसान निकलेगा जो कि एक्चुअली जिसने प्रिपेयर किया होगा, और मुश्किल होगा तो सभी के लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो अपने मुश्किलों से पीछे ना भागें, मैं ये आपको सलाह दूंगा, क्योंकि यार जो चीज़ मुश्किल होती है अगर आप उसको एक बार
क्रैक कर लेते हो और मुश्किल चीज़ को क्रैक करके आगे निकल जाते हो, तो जो चीज़ आपको जो प्राइज़ मिलता है या जो सक्सेस मिलती है वो उसकी वैल्यू भी होती है यार। अगर आप एक मुश्किल चीज़ क्रैक करोगे उसकी वैल्यू होगी, अगर आप एक आसान चीज़ क्रैक करोगे उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। और बहुत सारे मैं समझ पा रहा हूँ कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर मैं आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन में होता, आपके शूज़ में होता, तो मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि हाँ यार बहुत दिक्कत है। लेकिन कई बार आपको पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। तो पर्सपेक्टिव के मामले में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा अपनी इंटर्नशिप के टाइम की। जब मैं अमूल में इंटर्नशिप करने गया था, मैं आनंद गुजरात में, तो वहाँ पर प्लांट है अमूल का। तो वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस उस टाइम पर वो ऑफिसर थी, एक मैम थी वहाँ पर, हम उनसे मिले। जो हम यहाँ, मैं था वहाँ पे और 3 इंटर्न्स और थे वहाँ पर, जो कि श्वार्ट्स इलाहाबाद से आए हुए थे। बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छा लगा उनसे मिलके। तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे, तो मैम से मुलाकात हुई। वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस की वो मैनेजर थी या ऑफिसर थी, मतलब हेड थी वो एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस में। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी एक स्टोरी शेयर करी। वो पहले हमसे उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने क्या क्या किया, आपने क्या क्या सीखा है। तो हमने बताया कि हमने यहाँ पर ये देखा है, ये चीज़ें हम सीख रहे हैं, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया अच्छा। तो उन्होंने बताया कि क्या तुमने काम करके देखा वो जो काम कर रहे थे। तो हमने कहा नो मैम, वी वर जस्ट ऑब्जर्विंग, हम बस ऑब्जर्व कर रहे थे, काम तो वर्कर्स वगैरह करते थे वहाँ पे, मैनेजर्स वगैरह हैंडल करते थे। तो उन्होंने कहा कि काम करने से कभी मत घबराना, काम करने से कभी मत घबराना। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी। उन्होंने ये बताया कि जब वो एक नई एम्प्लॉई थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी की लैब में टेस्टिंग होती है, ऑब्वियसली देखते हैं कि एक सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, या फिर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, कितना % है, या फिर कितनी क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी जो है एक रेंज के बिलो है तो सैंपल पास हो जाता है, अगर रेंज से ज़्यादा है, एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा है, तो वो पास नहीं होता। ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या था कि बटर में एक मेरे ख्याल से कोई बैक्टीरिया था, मैं बैक्टीरिया का नाम भूल गया। तो उस बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि जो बटर का प्लांट है, उसी के एडजेसेंट में एक गटर है, और गटर जो है वो खुला हुआ रहता है। और मतलब एक मैन होल था काफ़ी बड़ा सा। तो उन्होंने वहाँ पे जाके किसी वर्कर से बोला कि इसको आप प्लीज़ कवर अप कर लीजिए, और ये कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। कई बार यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, क्योंकि ये बटर के प्लांट के पास है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेमिनेशन हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से सैंपल में जो रेंज है, रेंज से कई बार जो है बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाती है, तो सैंपल कई बार पास होने में दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की वर्कर से, वर्कर्स ने वहाँ पर, उन्होंने कहा, वर्कर्स ने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो नई एम्प्लॉय थी। तो उन्होंने क्या किया, ये बड़ी हैरानी की बात है, मैं बड़ा हैरान हो गया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो मैन होल था वहाँ पे स्टेयर्स जा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद वहाँ पे जाके स्टेयर्स में नीचे जाके खुद जाके उन्होंने देखा कि क्या सीन है, और वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि ये सीन है, और उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट किया अपने ऑफिसर को कि सर वहाँ पे ये सीन चल रहा है। मतलब आप ये, कोई इंसान एक गटर में, कोई एम्प्लॉई अगर फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड साइंस स्टूडेंट कोई जाएगा गटर में, बताओ? यही तो बात है। वो वहाँ पे गई, उन्होंने अपने ऑफिसर को रिपोर्ट किया कि वहाँ पे ये इशू चल रहा है। फिर ऑफिसर ने कहा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जॉब है वहाँ पे देखना कि सैम्पल्स की क्या क्वालिटी है। तो वो वहाँ से करते करते, उनका ये जो एटीट्यूड था कि कोई काम छोटा नहीं होता, उनका ये जो एटीट्यूड था, इसकी वजह से वो क्वालिटी एश्योरेंस की हेड थी पूरे अमूल के आनंद के प्लांट की, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से यूएस में नियाग्रा फॉल्स के पास, यूएस में नियाग्रा फॉल्स या कहाँ पर, आई डोंट नो। तो नियाग्रा फॉल्स के पास अमूल का प्लांट रिसेंटली उस टाइम पर खुला था। तो वो उस प्लांट की भी वहाँ पे भी मेरे ख्याल से प्रोसेस डेवलपमेंट हेड थी, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस हेड वहाँ पर भी थी। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैं वहाँ से करते करते किस तरह से पहुँची हूँ। तो आप ये देखिए कि मतलब कोई भी काम छोटा नहीं है, उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर उनको बोला जाए कि अब अभी भी आपको ये काम करना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर देंगी। और ये वाले, इस तरीके के एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करिए। एक और पर्सपेक्टिव की कहानी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ।
कहानी नहीं, मैं बस एक रिकमेंड करूँगा आपको क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। डेविड गॉगिन्स नाम का एक इंसान है, डेविड गॉगिन्स, उनकी एक ऑडियो बुक है कांट हर्ट मी। तो अभी हम लोग फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि यार कितना स्ट्रगल है, सैलरी नहीं है, स्कोप नहीं है, या फिर जो भी है, तो हमें लगता है कि हम सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। हमारे दोस्त तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहे हैं, उनकी तो जॉब लग गई, वो नहीं पता कि उनके सामने वो दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पीछे उनके क्या चल रहा होगा, बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही होगी, लेकिन वो दिखाएंगे आपको जो, तो आप वो बिलीव कर लोगे। तो बात ये आती है कि हमें लगता है कि सारी जो परेशानियां हैं ना, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ ही हैं। तो डेविड गॉगिन्स की मैं स्टोरी जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ें। आप ई बुक उनकी जो है मेरे ख्याल से 450 की ई बुक है। पेपर बैग लेंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ई बुक ख़रीद सकते हैं आप। ई बुक ख़रीदें और उसको पढ़ें और देखें कि यार एक इंसान जो है ज़ीरो लेवल से उठ के कहाँ तक जा सकता है, क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। उसको देखें आप, उसको पढ़ें और देखें कि यार क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और मैंने देखा कि यार ये ऐसे स्ट्रगल होते हैं, तो हमारे क्या स्ट्रगल है? हमारे तो कुछ स्ट्रगल नहीं है, हमारे तो 10% भी नहीं है उनका स्ट्रगल, 5% भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उनकी स्टोरी शेयर नहीं कर रहा आपके सामने यहाँ पर, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एक लिंक डाल दूँगा और वहाँ पर जाके आप क्लिक करके अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं वो बुक, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्या यार, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं थी। अपना फीडबैक शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें। फूड टेक्नोलॉजी जो है डोमेन अच्छी है, स्कोप हो सकता है कि अभी कम हो, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और बाकी लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, जो चीज़ें कंट्रोल आप कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करिए। जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेट गो ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें थी जो मैं एड्रेस करना चाहता था। काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो डाले हुए भी, और ये इशू मैं नहीं चाहता था कि ये इशू रहे और मैं कभी इसे एड्रेस ना करूं। तो मैं चाहता था इस इशू को एड्रेस किया जाए, और वीडियो लंबी हो गई। आप आखिर तक टिके हुए थे, अगर आप अभी भी टिके हुए हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप देख रहे हैं, बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप मिस ना करें उसे, ठीक है यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना।